साथियों, क्या अब किसी के ऊपर अदर स्टेट में जाके केस नहीं होगा 138 का? अगर अदर स्टेट में जाके केस हो भी गया 138 का, चेक बाउंस का, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपके ऊपर अदर स्टेट में केस कर भी दिया, तो वो किस भी आप पे वहां पे जाके रिजेक्ट हो सकता है, उसको कैंसिल करवा सकते हैं। इस बारे में हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे 138 चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस किस किस सिनेरियो में, किस आदमी के ऊपर, किस लोन के ऊपर लगता है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे लगभग मैं 1500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस जैसे लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अगर आपने कोई किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से क्रेडिट कार्ड लिया है या आपने कोई गोल्ड लोन लिया है, तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपसे कोई चेक नहीं लिया। अगर आपने इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का लोन लिया है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या अन्य किसी भी तरह का कोई लोन लिया है, तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपसे एज ए सिक्योरिटी आपसे चेक लिए हुए हैं। आपने भले ही अनसिक्योर लोन लिया, उसमें भी आपसे एज ए सिक्योरिटी चेक लिए हुए हैं। बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट करते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं कि सर, वैसे तो मेरा पर्सनल लोन है पर मैंने चेक दे रखे हैं, तो क्या ये सिक्योर लोन हो गया? भाई, चेक देने से लोन सिक्योर नहीं हो जाता। सिक्योर लोन होता क्या है? सिक्योर लोन का मतलब ये है, सामान्य बोलचाल की भाषा में, अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई कीमती सामान इनके पास गिरवी कर दिया, मॉर्गेज कर दिया कि भाई अगर मैं पैसा आपका टाइमली नहीं दूंगा तो आप इसको बेच के, ऑक्शन करके, सेल करके अपने पैसे ले लेना, तो उसको सिक्योर लोन बोलते हैं। और जिसमें आपने कोई अपनी कीमती चीज इनके पास नहीं रखी, मॉर्गेज नहीं की, रहन नहीं की, वो अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आएगा, भले ही आपने उसमें चेक दे रखे हो। अब चेक बाउंस के बारे में शुरू से समझेंगे। ये चेक बाउंस है क्या चीज? इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनआईए एक्ट। इसकी फुल फॉर्म है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना था। इसका मतलब तब भी बैंकिंग हो रही थी और चेक का जन्म हो चुका था और लोगों के बाउंस भी होते थे। इसका मतलब उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी, उस टाइम भी लोन दिए जा रहे थे, ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के टाइम में, गोरों के युग में। अब 1988 तक तो ये सिविल का मैटर रहा, लेकिन 1988 में 107 साल के बाद इसको क्राइम की श्रेणी में भी डाल दिया गया, चेक बाउंस को। लेकिन खाली क्राइम में भी नहीं रहा और सिर्फ सिविल में भी नहीं रहा, सिविल भी हो गया, क्रिमिनल भी हो गया 1988 के बाद आज तक। और जब तक हम हरिद्वार जाएंगे, मेरे ख्याल ये दोनों चलते ही रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो चेक की जरूरत क्या है? भाई, 2007 में आया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अब बहुत से आदमियों ने ऑनलाइन लोन ले रखे हैं, उन्होंने कोई चेक दे ही नहीं रखा या कैंसल चेक दे रखा है। अगर कैंसल चेक दे रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपकी सिर्फ पहचान के लिए है कि भाई ये अमरदीप कादियानी है। अमरदीप कादियान का कैंसल चेक अगर चला गया है तो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कैंसल चेक के ब्याह पे कभी भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 138 चेक बाउंस का केस नहीं लगा सकती।
भले ही उस आपने उनको हार्ड कॉपी दे रखी है या आपने फोटो खींच के व्हाट्सएप कर रखी है या मेल कर रखी है उनके पास, उसके भी आप पे कैंसल चेक पे कभी भी 138 नहीं लगती। हाँ, अगर आपने लोन ले रखा है ऑनलाइन तो आपने ईसीएस या नेच लगवा रखा होगा। वैसे तो ऑफलाइन में भी ईसीएस या नेच से ही पेमेंट कटती है, क्योंकि आज से 25 साल पहले जब लोग कोई लोन लेते थे, 1 साल के लिए लोन लेते थे, एनबीएफसी कंपनी का तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का तो उस टाइम तो बैंकिंग ही होती थी, प्राइवेट बैंक भी नहीं थे, सरकारी बैंक थे भाई। तब भी तो लोन लोग लेते थे। 1 साल के लिए लोन लिया तो वो बैंक 12 चेक ले लेता था। अगर आपका किसी दूसरे अकाउंट में, मतलब अकाउंट है किसी दूसरे बैंक में और दूसरे बैंक से आपने लोन ले लिया तो उस बैंक से वो लगा के अपने पैसे निकाल लेता था। पहली बात तो उस टाइम ये रिवाज था कि जिस बैंक में अकाउंट था ज्यादातर वहीं से ही लोग लोन लेते थे, तो वो अपने बैंक से उसके चेक लगा के पैसे निकाल लेता था वो बैंक। लेकिन 2007 के बाद क्योंकि सारा देश ऑनलाइन हो गया, हर चीज ऑनलाइन होगी, सहूलियत होगी, लोगों को सुविधा होगी, तो क्या हुआ, ईसीएस या नेट से पेमेंट कटने लगी। पहले इसको इंस्टॉलमेंट कहते थे, फिर इसका नया नाम रख दिया, ईएमआई रख दिया इसका नाम। अब उसका भी बाउंस होने लग गया। स्वाभाविक बात है भाई, कोई लोन लेगा तो हर टाइम तो आदमी की फाइनेंशियल स्थिति एक जैसी नहीं रह सकती। जैसे स्वास्थ्य आदमी का हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, ऐसे फाइनेंशियल स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती। ये तो उतार चढ़ाव है, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक आएंगे भाई। कभी दिन हो है, कभी रात आ गई, कभी ठंड होगी, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी कम बारिश है, कभी ज़्यादा सर्दी है, कभी कम सर्दी है, कभी कम गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो प्रकृति का नियम है। अब जब वो चेक बाउंस होने लगा ईसीएस या नेच, तो बैंकों को कुछ पावर चाहिए थी भाई इनके ऊपर केस करने की। अब चेक तो दे नहीं रखा था तो चेक बाउंस का तो मतलब ही नहीं। फिर आया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसकी धारा 25 अगर आपका ईसीएस या मैंडेट आपका नेच आपका वो कैंसल हो गया है, आपने टाइमली इनके पैसे नहीं दिए, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 में केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते। हाँ, यह भी चेक बाउंस की तरह ही होता है, इसमें भी आपको जमानत करवानी पड़ती है, बेल करवानी पड़ती है, और इसमें भी आपको 100% तक जुर्माना लग सकता है या 2 साल तक की सजा हो सकती है। चेक बाउंस में भी मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, या 100% जुर्माना, मतलब 100 गुना नहीं, 2 टाइम कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, मतलब 2 गुना। अगर आपका 5 लाख का चेक है तो आपको जज साहब बोल सकते हैं कि 6 लाख रुपए दो, 7 दो, 8 दो, या मैक्सिमम 10 दो, 10 से ज्यादा नहीं। अब आपकी सजा हो सकती है 6 महीने की हो, जो साल की हो, जो 1.5 साल की हो, जो 2 साल की हो, जो। लेकिन 50 लाख से कम के केस में मैंने आज तक किसी को सजा होते ही देखी, प्लेंटी जुर्माना लगता हुआ देखा है। वैसे जज साहब के पास राइट्स हैं सजा देने के, डिपेंड करता है कि जो जज साहब होते हैं उनको अपने विवेक से फैसला लेना होता है कि भाई मैं क्या डिसीजन दूं, सारे फैक्ट तथ्य गवाही देखने के बाद। भाई ये आदमी की इंटेंशन ही खराब थी क्या, भाई मैं बैंक की एनबीएफसी कंपनी का पैसा मार लूं, या कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए कि ये आदमी मजबूर हो गया, इसके पास पैसे नहीं था। अब भाई अपने बच्चों को तो खून बेच के कोई पैसे नहीं दे सकता भाई साहब। अब मैं हर बार कहता हूं पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, और नहीं पैसे हैं तो भाई राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आ जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब नंगा क्या नहाएगा, क्या नचोड़ेगा यार, ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है भाई। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है हमारा। यहाँ पे पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी करके उसके पैसे देने का।
हाँ, अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस होगा तो ये ज्यादातर 1000 किलोमीटर दूर जाके चेक बाउंस का केस करते हैं। हो सकता है 2000 या 5000 किलोमीटर दूर जाके भी करते हैं, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए तो सारा देश एक गांव की तरह है। आम आदमी के लिए दूरी है भाई। अगर आप बॉम्बे रहते हैं, मुंबई रहते हैं, तो आपके ऊपर दिल्ली में केस कर देंगे। इनके पास तो एड्रेस है ही। दिल्ली में रहते हैं तो गुजरात में कर देंगे, गुजरात में रहते हैं तो कलकत्ता में कर देंगे, गुजरात में रहते हो सकता है दिल्ली में कर दें। अब उसमें क्या होता है, आम जो आदमी होता है वो हरास और परेशान हो जाता है, क्योंकि इस केस में आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आपको बेल लेनी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अगर 99% तो वैसे फेक नोटिस ही चवन्नी छाप लोगों के पास भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा फेक है कि नहीं। उसके बाद सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट लोड कर ले अपने फोन में। अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है तो वो जो जहां भी ये कह रहे हैं आपके ऊपर केस हुआ, आप दिल्ली में रहते हैं, कह रहे हैं कलकत्ता में होगा, तो कलकत्ता जाने की जरूरत क्या है यार। ई कोर्ट लोड कर अपने फोन में। वो पेटीएम की तरह बिल्कुल चलाना आसान है। उसमें आप सारे ऑप्शन है, आप पढ़े लिखे आदमी है, उसमें डाल के आपको पता लग जाएगा केस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, इसमें कोर्ट की अवमानना में आएगा। वहां पे आपको जाना पड़ेगा, बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो भाई साहब अगर 2-3 बार आप नहीं जाएंगे, वैसे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है चेक बाउंस, लेकिन फिर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोर्ट की अवमानना भी आपके ऊपर लगेगी। अगर आप नहीं जाएंगे, आपको पीओ भी घोषित किया जा सकता है और नॉन बेलेबल वारंट भी आपका इश्यू किया जा सकता है, जिसमें वहीं की पुलिस आएगी उसी स्टेट की जहां पे इन्होंने आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया। 138 का थाने में कभी नहीं होता, पुलिस स्टेशन में कभी भी 138 का केस रजिस्टर नहीं होता, कोर्ट के अंदर होता है। अगर इन्होंने, आप दिल्ली रहते हैं, इन्होंने गुजरात जाके आपके ऊपर केस किया, वहां पे 138 का किया और आप वहां पे नहीं जा रहे हैं, तो गुजरात की उसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आके आपको अरेस्ट करेगी और उसी डिस्ट्रिक्ट की जेल में आपको जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में, मतलब 14 दिन के लिए जेल में। अगर आप बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं और पुलिस को भी नहीं मिल रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो गए और आपको पीओ भी घोषित कर दिया गया, भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया, 2-3-4 साल हो गए हैं, तो आपके केस को डिस्पोजल कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा और एक केस रजिस्टर्ड और करने के आदेश दिए जाएंगे स्थानीय पुलिस स्टेशन को। 174A 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 में आपके ऊपर एक केस और रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब जब कभी भी आप पकड़े जाएंगे तो आपको 2 जमानत करवानी पड़ेगी, 2 बार बेल लेनी पड़ेगी, एक बार 138 में, एक बार 174 में। अब 2 तरह की तारीख लगेगी, पहले एक ही तरह की लगनी थी, अब 2 केस रजिस्टर्ड हो गए और 174 में कम से कम 1 महीने के लिए आपको न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। हमारा कहने का तात्पर्य बताने का और समझाने का, आपको डराना नहीं है, आपको अपने राइट्स बताना है, अधिकार बताना है और बैंक या एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार बताना है। अगर आप स्थानीय कोर्ट में जा सकते हैं, उस कोर्ट में आप चले जाते हैं, जहां से भी आपके पास नोटिस आया, ई कोर्ट में आपने चेक कर लिया, तो आप वहां पे जाके अपनी जमानत करवा लें। तुरंत प्रभाव से आपको जमानत उसी कोर्ट से मिल जाएगी, उसी डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगी, उस स्टेट की हाई कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद आप अपना केस लड़ ले, फिर इनकी कांच लिगड़ जाएगी। जो इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे बड़ा हथियार इनका ही है, इतनी जल्दी इसको यूज नहीं करते। ऐसा मैंने कोई नहीं देखा कि किसी के ऊपर 2-3 महीने में किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने 138 का चेक बाउंस का केस कर दिया। उसको, इस हथियार को बचा के रखते हैं। इनको पता है अगर ये वाला बाण चला दिया तो फिर और कोई हथियार नहीं है इनके पास लड़ाई करने के लिए, फिर तो नंगट हो जाएगा। 500 बार मिलेगा, इनका वकील ही मिलेगा आपको, भाई साहब कॉम्प्रोमाइज कर लो, सेटलमेंट कर लो। और ये जो 138 का चेक बाउंस का केस है, ये सेटलमेंट योग्य, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इसमें, चाहे भले आपका केस चल रहा है, जब भी चलते चलते दोनों पार्टी आपसी सहमति से ये सेटलमेंट कर लेते हैं, 2 रुपए में करते हैं या 100 रुपए में करते हैं,
तो आपका केस ये खत्म हो सकता है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख रहे हैं, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, कभी भी एक कहावत है, कभी भी फुद्दू वकील ना करो और फुद्दू डॉक्टर ना करो। भाई किसी का अगर हार्ट की बीमारी हो रही है और वो अपने पेशेंट को लेके चला गया डॉक्टर त्रेहन के पास, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और वहां पे भी जाके ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं मरता, कोई आदमी की डेथ भी होती है, तो उस आदमी के जो वारिस हैं उनको कम से कम ये तसल्ली रहेगी, भाई हम डॉक्टर तो बढ़िया के पास गए थे, इसका आदमी को तो हमारे मरना ही था, भगवान की इसकी तो आ ही रही थी, भगवान ले गया इसको। अगर किसी फुद्दू डॉक्टर के पास चले गए और वो आदमी की डेथ होगी तो सारी उम्र एक पछतावा रहेगा कि यार हम अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते तो शायद हमारा पेशेंट बच जाता। ऐसे ही किसी फुद्दू वकील के पास अगर आप चले गए और वो आप केस हार गए तो आपको सारी उम्र ये मलाल रहेगा कि अगर हम किसी अच्छे एडवोकेट लॉयर के पास चले जाते तो शायद हम केस को जीत जाते। और अच्छे एडवोकेट के पास जाने के बाद भी अगर आप केस हार गए तो आपके दिमाग में मानसिक संतुष्टि ये रहेगी कि भाई मेरे केस में तो जानी नहीं थी, इसीलिए तो हार नहीं था मैं। लेकिन अगर फुद्दू वकील के पास चले गए और केस हार गए तो सारी उम्र यही अफसोस रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है आपके पास, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी अगर नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, टेलीफोनिकली या पर्सनली मीटिंग करने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके एक व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।